तो उन्होंने भी जिस तरह से उस विषय को देखा या समझाया, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है कि जो फंडामेंटल इश्यूज होते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र में, उनको यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि विषय को लेकर समझ तो कम ज़्यादा हमारी हो सकती है। किसी विषय या किसी सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं, थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, और उसकी बुनियाद में जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है, उस पर अगर बात हो रही है, मतलब मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सवाल ऐसे उठ नहीं रहे, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें नई सामने आ रही और सीखने को मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मेरा विषय एनर्जी के रिलेटेड वगैरह इतना नहीं है, तो मैं ये सब नया है मेरे लिए, तो सीख जैसे हम कोई क्लास में कोई एक्टिविटी करते हैं, है ना, तो उसका हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम या लर्निंग आउटकम सेट कर देते हैं। तो कल जो हमने जो भी कुछ किया उसका भी आपने कुछ सेट किया ही होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें थोड़ा बता दें, ताकि जब हम इसको रेप्लिका करें क्लास में अपने या कुछ करने की कोशिश करें इस तरीके से, तो हमें उसकी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी तो हम सब टीचर्स हैं, वी नो कि आपको थोड़ा जैसे सर आए क्या क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो रैंडम क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए ना, तो जैसे अगर हम ये एक्टिविटी इसको हम एज ए इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, है ना। तो कुछ अगर जैसे भी आप अभी आने वाले सेशंस में कुछ आप करवा रहे हो, तो इस समय कुछ एक्टिविटी करवा ली एनर्जी से रिलेटेड, तो उसके पहले कुछ हमें थोड़ा सा एक मिल जाए कि दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू और वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू कॉर्नर पर, तो थोड़ा सा उसका हमें भी रहेगा, क्योंकि हम लोग एकदम डिसओरिएंटेड रहते हैं, है ना, और आप कुछ कर रहे हो तो हम उसको देख नहीं लगा पा रही कि वो क्या रहा है, ठीक थोड़ा देख कर मेरा कोशिश तो है कि हम ये बता पाएँ किसी भी सेशन में कि हम किन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसके खत्म में, और 2-3-4 सेशन जैसे कमल इंट्रोड्यूस किया कि हम एनर्जी पे बात करने वाले हैं, कोशिश करेंगे और उसका स्कोप क्या रहेगा, क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम शायद थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं अपने आप को जो सेशन करते हैं। अच्छा है आपने पॉइंट आउट किया, प्रोजेक्ट्स में भी आप जब उनको बात करेंगे शाम को नमस्कार सभी को। वैसे साइंस बैकग्राउंड नहीं है मेरा, पर जो ये प्रोजेक्ट था समय था हमारा, इसमें मैं शामिल रही हूँ कल, तो कुछ चीज़ें पढ़ी हुई जो भी साथियों ने शेयर किया था ग्रुप में, तो जो बेसिकली जो मतलब साइंस की थ्योरीज हैं या टिपिकल जो साइंस की कंसेप्ट है, उस तरह की चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और एक अच्छी चीज़ जो कल मैंने सीखी एज ए टीचर, स्कूल में बच्चों की ग्रुप बना के पढ़ाना, ये सब सभी को पता तो होता है और थ्योरेटिकली हमें भी ये चीज़ें पता है, लेकिन कोशिश करने से डर लगता है कि भाई 5-5 बच्चों के ग्रुप बना के अगर क्लास में उनको पढ़ाते हैं तो 40 मिनट्स में तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन कल जब यहाँ पे की प्रैक्टिस, तो मैं सुनील के साथ शेयर ही कर रही थी कि हम ऐसे ही करते हैं, महीने में 1 महीने में 1 वीक कम से कम 1 चैप्टर अगर हम इस ग्रुप के हिसाब से बना के पढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 3-4-5 कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हम कर पाएंगे ग्रुप के
हिसाब से। तो इससे मतलब एक्चुअली पढ़ना क्या होता है, पढ़ना मतलब टॉपिक नहीं कह रही मैं, कैसे पढ़ना चाहिए वो पता तो होता है थ्योरेटिकली, पर प्रैक्टिकल जब यहाँ पे हो रहा है तो हौसला सा मिल रहा है कि जाके ये करेंगे तो कुछ नहीं किया। जैसे मैम ने कहा तो इस चीज़ का मैंने ट्राई मेरी क्लास में किया है। 9th क्लास में माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर रहता है, तो मैंने मतलब जैसे मान लीजिए 40 स्टूडेंट है, तो अगर एक माइक्रोस्कोप लेके मैं उसका स्ट्रक्चर उनको इंटरनल स्ट्रक्चर उनको बताऊँगी संरचना, तो हर बच्चा पास से नहीं देख पाएगा। तो मैंने इसमें 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप बनाए थे और एक बच्चे को उसका मतलब बुक दे के एक बच्चे को मॉनिटर जैसे बना के देना, वो बच्चा पढ़ता जा रहा था और हर बच्चा के बीच में ग्रुप में एक माइक्रोस्कोप रख दिया था। मतलब पास से हर बच्चा उस माइक्रोस्कोप को छू के देख पा रहा था कि ये माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट है, वो पास से देख पा रहा था। मतलब मैं अगर एक माइक्रोस्कोप रख के अगर पढ़ाती तो वो मेरे अच्छे से नहीं देख पा रहा था, लेकिन ग्रुप में हर बच्चा माइक्रोस्कोप को छू पा रहा था, उसके लेंस को टच कर पा रहा था, देख रहा था कि किस प्रकार से दिखाई देता है। तो एक मेरा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पैरालिटिक बायोलॉजी से रिलेटेड। यूपीएससी में जो क्वेश्चन ही पूछा गया था पर मैं देख नहीं पाई थी कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रिएक्शन होती है, तो जो ऑक्सीजन निकलती है सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन किससे निकलती है, इसलिए क्वेश्चन पूछा था। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ऑक्सीजन तो उधर भी है, H2O ऑक्सीजन उधर भी है, तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किस भाग से होती है? वाटर से फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो सबसे अधिक मात्रा मेरे अंदाज से उसी से। फोटोलिसिस ऑफ एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा हटके है पर मेरे को लगता है कि शायद एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे आजकल जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो उसमें आर्मी या BSF के जो भी तो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो उसमें स्टूडेंट को कैसी रनिंग करनी चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को बचा के रख सके। मतलब शुरू में तेज़ दौड़ना चाहिए ताकि वो उतना किलोमीटर्स कवर कर सके। यदि किसी के पास जनरली जब भी हम ऐसे मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं, तो उसमें एक जो नोट आता है दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी एक ही बार में एग्जॉस्ट हो जाए, बिकॉज हमारी बॉडी वर्क कर रही है, एनर्जी तब प्रोड्यूस कर रही है व्हेन वी आर गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। तो जब हम भागते हैं तो हम कम हवा अंदर लेते हैं, कम हवा अंदर ले रहे मीन्स वी आर टेकिंग लेस ऑक्सीजन इनसाइड एज वेल। तो वो ऑक्सीजन एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए कम पड़ जाती है भागते समय, जिससे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है और हमें पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन की कमी जब पूरी हो जाती है तो वो दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। तो एडवाइस यही है कि आप हमेशा एक मीडियम पेस पर रन करें, जिससे कि ऑक्सीजन की जो इनकमिंग सप्लाई है वो भी कम नहीं हो और लैक्टिक एसिड भी ना बने। मतलब मेरा तो सजेस्टेड आंसर यही होना चाहिए। और लास्ट में लास्ट 15 मेरा भी वो आपने जो शब्द यूज किया ना एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कितनी एनर्जी बचा सके, मेरे ख्याल से एनर्जी कंजर्वेशन कुछ और है वो। मेरा भी एनर्जी को बचा के एनर्जी बचा के रखने की बात मैं भी क्लैरिफाई किया मेरा भी हाँ आपका भी आएगा। मैम आपने कहा कि वो ऑक्सीजन कम हो जाती है, मतलब इनके स्लो हो जाता है, तो बट जब हम भागते हैं तब तो आप मुंह से सांस ले लेते हैं, नॉस्ट्रिल से नहीं। हाँ तो कहीं से भी नहीं ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, उसको मीट अप करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, अदरवाइज आप नाक से तो बढ़ गया ना ऑक्सीजन। पर आपको सॉफ्टनेस नहीं देता वो सॉफ्टनेस जो आपकी ठीक है, वन बाय वन आंसर करो। नहीं वैसे मैडम ने सही कहा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर
नंबर 1 आना है तो डेली प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि आपका हार्ट फिजिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन एक बार में पंप करेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, तो थोड़ा कम। हाँ, वो स्टेमिना मतलब उसको समझ लो, तो अच्छा काम करेगा। तो ऑब्वियसली कहते हैं ऑक्सीजन एक बार पंप में भी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो आप ज़्यादा समय तक आपकी कहना चाहिए वो बॉडी की क्षमता, तो क्षमता अपना जीवन भी बढ़ जाएगा, एक सांस भी ज़रा देर में लेंगे, ठीक है। थैंक यू। वो कहने के बाद तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके कल रात आपके साथ ही हूँ। जी जी। तो मेरा सांस भूल गया था, आपको पता है। मुझे मैम आपने पूछा था ना कि कोवैक्सीन का क्या रिएक्शन है ना, तो मेरे मुझसे पूछे बहुत बड़ा रिएक्शन है। मैं हट्टा कट्टा नहीं, मैं हाफता हूँ। डॉक्टर ने बोला है बहुत बड़ी चीज़ ये है कि रिएक्शन होता ही है बॉडी पे। मैंने 2 टीके लगाए, फिर वो बूस्टर वाला लगाया। मेरे साले साहब के डॉक्टर है, वो बोले कि सर आपका जो प्रोसेस इधर का वो धीमा पड़ रहा है, आपको खून ना आ रहा है। मैं 8-8 घंटे बोलता था पहले। यस, और इसका रिएक्शन होता ही है बॉडी में, मुझे पता है। कल मैं ऊपर सो रहा था, मुझे 5 मिनट नीचे आना पड़ा। ये सब बंदे मेरे दोस्त बन गए, नहीं तो मेरा तो आप भी आया था रात में। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये ज़्यादा लगता है पिछले 10 महीने में तो ज़्यादा शुरू कर, ठीक है। ये है, मैं वो कम नहीं करना, 110 था मैम, अभी 82 किलो का हूँ, वो तो कम करने वाला हूँ। बट मुझे लगता है कि वो हो गई, हार्ट बड़ा नहीं होगा, उसका कैपेसिटी में उसका थोड़ा सा हो जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा सा होना चाहिए, ये मुझे अच्छे लगेंगे। और हमारा जो ग्रुप है वो साउंड के ऊपर हम काम करें, तो किसी को और लोगों को इंटरेस्ट होगा साउंड में, तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हम उनको और थोड़ा सा और उसमें क्वेश्चन और देन डीप में आंसर्स करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्लीज़। थैंक यू। साउंड में मिक्स हो रही है। हाय अस्मिता, तो एक चीज़ जब बात हो रही थी तो ध्यान में कि चालू है क्या? तो एक चीज़ सामने आई, वो थी कि कोलोकियल यूजेज ऑफ वर्ड्स लाइक फोर्स, एनर्जी और जो कंजर्वेशन। तो देखो वो जब बता रहे थे तो हमें समझ रहा था वो क्या जो भाव है वर्ड्स के अंदर, हम समझ रहे थे क्योंकि हम भी वैसे यूज़ करते हैं। पर बच्चों को ये समझाते हैं क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि उन्हें हमें वो ट्रांसलेशन करवाना होता है कि वो कोलोकियल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो किताबी अभी हम लोग जब टर्म्स यूज़ करेंगे इसका मतलब कोई अलग होगा, तो वो कैसे ले जाते वक्त टीचर्स क्या करते हैं, उसका क्या अनुभव हो जाना। दरअसल मैंने जब बाइक मांगा था तो मैं यही बात कहना चाहता था कि कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कॉन्जर्वेशन की का आपने किया, या जिसे हम एनर्जी समझते हैं वो, या खासकर वर्ड जिसको हम कहते हैं, इन तमाम चीज़ों का जो वैज्ञानिक परिभाषा है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन शब्दों का जो इस्तेमाल, उसका मतलब इनमें काफ़ी अंतर होता है। और विज्ञान में एक बहुत सटीक उसकी जो है व्याख्या बनाना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये उतना ज़रूरी नहीं होता है, हालांकि मोटे तौर पर समझते कि जब हम ऊर्जा कहते हैं उसका मतलब गद्दा नहीं होता, यहाँ पर तो समझते। लेकिन कभी कभी ऊर्जा का मतलब जोश हो जाता है, कभी कभी ऊर्जा का मतलब थकान का अभाव होता है। मतलब ऐसे कई होते हैं अलग अलग मतलब।
और वैसे ही क्या पता ये गूगल का चक्कर है या पता नहीं क्या चक्कर है, लोग कहीं कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत सारी जानकारी आ जाती है, लेकिन उस जानकारी के पीछे क्या कुछ विज्ञान है नहीं है, अगर है तो क्या है, इसको लोग भूल जाते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं, और फिर वो शब्द प्रचलन में आ जाता है। और फिर आप आज एक खेल खेलने वाले उसमें आपको पता चलेगा कि बातें कैसी बदलती जाती है, एक से दूसरे के कान पे पड़ती है, वहाँ से तीसरे के कान पे पड़ती है। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती रहती है, उससे हमारी जो शब्दावली वो तो बड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन उसके पीछे का मतलब समझने की जो हमारी कोशिश है वो घटती जा रही है। हम लोग उतनी कोशिश नहीं करते जैसे जितनी मुझे लगता है पहले करते थे बातों को गहराई में समझने, क्योंकि जानकारी इतनी आ रही है हमारे पास कि उस जानकारी को जांचने पड़तालने का शायद वक्त नहीं है, शायद हमारा रुझान नहीं है, जो भी है। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखें कि हम जब भी कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या उसके पीछे कारण या उसके पीछे जो सोच है, उसके पीछे जो विज्ञान अगर है तो विज्ञान, इसके बारे में इस पर थोड़ा ध्यान रखें। और ये जो दौड़ने वाली जो बात है या जो सांस वाली जो बात है या हार्ट बढ़ने वाली जो बात है, मतलब हो सकता है नहीं, सभी बातों में हो सकता है 5% सही हो, 10% सही हो, 100% सही नहीं है जो भी बात होती है। मैं दौड़ता काफ़ी हूँ और उसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा भी है। मोटे तौर पे आप लोग जो कह रहे थे वो ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा और बारीकी से देखें। जब हम दौड़ते हैं तो हकीकत में ऑक्सीजन बढ़ती है, घटती नहीं है, फेफड़े में पहुँचती है। लेकिन होता यह है कि शरीर जब थक जाता है तो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने की हमारी जो काबिलियत है वो घटती है। ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुँचने वाला ऑक्सीजन बढ़ता ही रहता है, जो आपके सामने पूरा काफ़ी जटिल है, आसानी से उसको समझाना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं समझता हूँ उसको। तो जब आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश, उनके सोचने की कोशिश। कल मैं एक ग्रुप के साथ बात कर रहा था जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में बात है, उनसे मैंने कहा था, और ये मैं सभी से कहना चाहता था लेकिन उसमें मौका नहीं था इकट्ठे कहने का, तो मैं इस मौके को इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं खासकर, उन पर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो प्लीज़ पहला काम गूगल पे ढूंढना बंद करें। मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है उसको फट से खोल के देख लिया कि इसमें क्या लिखा हुआ, अच्छा सा लिखा हुआ आपको आर्टिकल मिल जाएगा, आप खुश हो जाएंगे कि मेरे कुछ बात समझ में आ रही। लेकिन अगर वो आर्टिकल स्कॉलरली है तो अधिकतर आर्टिकल स्कॉलरली नहीं होते। अगर वो आर्टिकल स्कॉलरली है तो उसके पीछे कितनी सोच है, उसके पीछे कितना काम है, इसका थोड़ा अनुमान बनाइए और ये इसके बारे में सोचिए क्या आपने उसके 5% की सोच उसके पीछे डाली है। मैं कहूँगा कि आप ज़रूर जानकारी का इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर गूगल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो आपका पहला काम नहीं होना चाहिए। आप पहले आपस में चर्चा करें, आपके ग्रुप में क्या सोच समझ है इसका एक थोड़ा सा एक अंदाज बनाइए, उसका एक अनुमान लगाइए। ये समझिए कि कहाँ पे कमी है या कहाँ पे विचारों में अंतर है, सोच में अंतर है, समझ में अंतर है, और एक साझी उसकी एक जो है समझ बनाइए। उसके बाद फिर जहाँ आपको कमियाँ दिख रही वहाँ ढूंढने लगे। ये मत कीजिए कि आप बस जानकारी ढूंढनी शुरू करें। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है, खासकर मैग्नेटिज्म वाले ग्रुप के साथ मेरी इसके बारे में कुछ लंबी बात हुई है, लेकिन और ग्रुप्स के लिए भी मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मतलब 2-3 व्यवस्था से जुड़ी हुई बातें जो कल आई थी वो भी मैं रखना चाहता हूँ। मुझे बताया गया था कि झाड़ू की ज़रूरत आपने बताया था, और
मॉस्किटो रिफिल मतलब वो ऑल रिफिल कुछ नहीं है उस पर कोई बात आई थी, और क्वालिटी और मग कुछ अरेंज हो रहे थे। बट क्या और भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं तो आप अलग से बता सकते हैं, हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। पीना नहीं लेकिन सफाई अच्छे से हो रही है। हाँ, आज वो रख भी देंगे। नहीं, सफाई भी अच्छे से हो रही है। से जो भी ज़रूरतें हैं वो आप अलग से बता दीजिए, यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है जो नए हैं आज जुड़ रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोग हो सकता है कि कल थोड़ा सा देर से आए हों और अपना परिचय नहीं दे पाए हों। तो मुझे लेकिन याद नहीं कि कौन वो साथी थे जो कल थोड़ा देर से आए थे, परिचय देने का मौका नहीं मिला जिनको। तो आज अभी हम एक राउंड थोड़ा क्विकली कर लेते हैं। तो आप अपना नाम, कौन सी संस्था से हैं, और कल का सवाल कुछ और भी था, वो सवाल आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ नाम और संस्था के नाम से, ठीक है। कल मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा भी हम लोग तरीका सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग संस्थाओं से आए हुए हैं, तो हर दिन 1 या 2 संस्था के लोग अपनी संस्था के काम के बारे में थोड़ा फीडबैक में सुबह 9 बजे जब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तब थोड़ा वो बातचीत 5 मिनट आके रखें, तो उससे हमको एक दूसरे को जानने को मिलेगा, दूसरे काम को जानने को मौका मिलेगा। नहीं तो दिन इतने लंबे हैं कि बिल्कुल भी एक दूसरे को बात करने का समय मिल नहीं पा रहा है। तो वो भी एक तरीका कर सकते हैं कि छोटा प्रस्तुतिकरण हो सकता है। तो हम अगर इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और कल कौन सी संस्था के लोग कर सकते हैं बातचीत, वो बता सकते हैं। ये आइडिया ठीक लग रहा है क्या? या तो हम सुबह सुबह कर लें, या चूँकि सुबह कुछ लोग आ जाते हैं जिनको मतलब तैयार हो पाते टाइम से, कुछ लोग को थोड़ा 10 मिनट और लग जाता है, लेकिन हम बातचीत शुरू कर देंगे। ठीक है, तो परिचय। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज़ुबैर सिद्दीकी है, मैं एकलव्य संस्था से ही हूँ, और यहाँ पर पब्लिकेशन जो है उसमें स्रोत मैगजीन टीम का एक हिस्सा हूँ, और यहाँ एकलव्य साइंस टीम का भी हिस्सा हूँ। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है और मैं एकलव्य संस्थान में संदर्भ मैगजीन आप लोगों को सुना होगा, उसमें मैं काम करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु यादव है, मैं महाराष्ट्र परवड़ी से हूँ। एसिडिटी नाम का एक संस्था है जहाँ पे डिस्कवरी नाम का एक साइंस सेंटर हम चलाते हैं पिछले 18 साल से। ऐसे पूरे इंडिया में हमने 180 साइंस सेंटर बना दिए हैं, जिससे बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए उसका मैं हेड के काम कर रहा हूँ। और संस्था के बारे में कल और कुछ जानकारी मुझे मिली, मेरे साथ और एक कलीग है वो बाहर नमस्कार, मैं राजेश कुमार पुरी, नंदापुरम के पिपले ब्लॉक से, और संस्था का नाम आर्मी साधन हमारे हो गया। हाँ तो करिए ना, नहीं करना ही है। हाँ, दोनों भी रखें। सभी को नमस्कार, मैं शरद कुमार, CMRS स्कूल पिपरिया से, डिस्ट्रिक्ट नंदपुर। कल असल में हम लोग सबके परिचय में तालियां बजा रहे थे, आज थोड़ा धन्यवाद तालियों के लिए। नमस्कार मेरा नाम सुरेश कुमार पटेल है, मैं नर्मदापुरम से हूँ, पिपरिया ब्लॉक से, गवर्नमेंट टीचर हूँ CMRS स्कूल पिपरिया में। सभी को नमस्कार, मैं दिलीप शिवाड़े, न्यू सेकेंडरी स्कूल बोस। मेरा प्रॉपर है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया से बेलगाम जिला, वहाँ पे निपाणी तालुका है, वहाँ पे एक छोटा गांव है बोस। लट्टे शिक्षण संस्था, इस संस्था का एक ब्रांच बोस में है, जो जैन समाज के शांति सागर महाराज जो है मुनि, तो उनका जन्म स्थान है, वहाँ पे मैं स्कूल टीचर करके काम करता हूँ, डीलिंग विद साइंस सब्जेक्ट। मैं सलीम अहमद सर, साइंस टीचर करके कर्नाटक बेलगाम में काम करता हूँ। जन्म से महाराष्ट्र में से हूँ, लेकिन काम कर्नाटक में करता हूँ, और बॉर्डर एरिया में एक साइंस टीचर करके
एक साइंस लैब का ही मैंने निर्माण कर लिया है। प्राइमरी में तो साइंस लैब होता ही नहीं। आज तो स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन लैब की संख्या कम होती जा रही है। फिर भी हम बच्चों में साइंस की एक्टिविटी के जरिए से विज्ञान पढ़ाना ही मेरा शौक है, और वो सब सीखने के लिए मैं एक लैब में आया हूँ। और एक बात, मैं और सलीम सर 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो हम 200 या 300 से ज़्यादा साइंस मॉडल कंसेप्ट बेस तैयार किए। तो हमारी खुद की गाड़ी में हम लेके हर एक स्कूल में जाते हैं 5 से 8, 9, 10 तक, और वहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड मॉडल बना के देते, सिखाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, और हमारे डाटा में याद भी। और सलीम सर स्टेट आइडियल टीचर है, और उनका हमारे मुख्यमंत्री जी कर्नाटक के, उनके हाथ से उनका सत्कार भी हुआ है। थैंक यू। लग रहा है आप लोगों को शायद कुछ को स्टेशनरी मिल गया होगा, कुछ को नहीं मिला होगा, तो सचिन जो आप लोग रह गए तो ठीक है, आज का दिन शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे, और प्रोजेक्ट्स वाले नहीं, सुबह सुबह जो बनाए थे, क्या उन ग्रुप्स में वापस बैठ सकते हैं? और हिंदी वाले को पहचानते हैं आप? 8 ग्रुप बनाने हैं, 8 ग्रुप बनाने वाले हम लोग। बैठ जाइए वहीं बैठ जाइए। तो 1 से 8 तक हम नंबरिंग करेंगे, और फिर उसके बाद 1 से 8 करेंगे। नए साथियों से मिलने का मौका मिलेगा। आप जोर से बोला 1, 2, 3, 4